गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज पहुंच रही गुड है? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बोर्ड पे लिखा हुआ सबको साफ दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। हाँ चलो। हाँ गुड मॉर्निंग राहुल शर्मा, खुशी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कल वाला टॉपिक ही, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कल 5 कारक हो गए थे। फिर भी 2-4 बच्चों ने कहा था कि मैम हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ाना, इसलिए 5 कारकों को फटाफट रिपीट करके फिर अपन अधिशोषण को प्रभावित करने वाले छठा कारक पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मैंने कल आपको 5 कारक बता दिए थे। आज छठा कारक पढ़ने जाएंगे। उससे पहले मैं 5 कारकों को रिपीट कर देती हूँ। पहला कारक है अधिशोषे गैस की प्रकृति। अधिशोषे गैस की प्रकृति। दूसरा कारक था आपका अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति। और तीसरा कारक था अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चौथा कारक था ताप का प्रभाव। और पांचवा कारक था अधिशोषक की सक्रियता। अधिशोषक की सक्रियता ये आपने पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ने जाएंगे दाब का प्रभाव। जो मैंने कहा था थोड़ा बड़ा है इसलिए नहीं हो पाया था। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी अधिशोषे गैस की प्रकृति। जो गैसें आसानी से द्रवित की जाती है, अर्थात जिनके क्रांतिक ताप उच्च होते हैं, वह गैसें अधिक अधिशोषित होती है। जो आसानी से द्रवित नहीं की जाती है, जिनका क्रांतिक ताप कम होता है, वह गैसें कम अधिशोषित होती है। ये तो मैंने किस में बताया था? अधिशोषे गैस की प्रकृति में। फिर मैंने दूसरा कारक बताया था अधिशोषक की प्रकृति। इसमें मैंने पढ़ाया था यदि अधिशोषक सरंध्र युक्त है, छिद्रों युक्त है, सूक्ष्म जाल वाला नेटवर्क है, तो अधिशोषण अधिक होता है। यदि अधिशोषक असरंध्र युक्त या कठोर होता है तो अधिशोषण क्या होता है? कम होता है। तीसरा कारक आपने पढ़ा था अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण भी क्या होता है? बढ़ता है। फिर आपने पढ़ा था ताप का प्रभाव। इसमें मैंने आपको बताया था अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः ला-सातेले के नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की गति घट जाती है, अतः ताप बढ़ाने पर अधिशोषण भी क्या हो जाता है? घट जाता है। पांचवा कारक था अधिशोषक की सक्रियता। इसमें मैंने आपको बताया था कि अधिशोषक को अति तप्त भाप के साथ गर्म करके
या आंतरिक घर्षण द्वारा या आपस में रगड़ के द्वारा इनकी सतह को खुरदरा बनाकर अधिशोषक को क्या बनाया जाता है? सक्रिय। अतः अधिशोषक जितना सक्रिय होगा अधिशोषण उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो अधिशोषक की सक्रियता बढ़ने पर अधिशोषण भी क्या होता है? बढ़ता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं दाब का प्रभाव। वेरी मोस्ट कारक है। इसमें एक समीकरण आएगा जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, दाब का प्रभाव। और आपके पास कल मैसेज भी चला गया था, आपके ऑनलाइन टेस्ट प्रारंभ हो रहे हैं, उसमें आपका सिलेबस लेसन नंबर 2 और 15 जुलाई तक यानी परसों तक यह लेसन जितना हो जाएगा उतना आएगा। तो लेसन नंबर 2 और 15 जुलाई तक लेसन नंबर 5 जहां तक हो जाए, यानी तुम 1.5 लेसन टेस्ट के लिए तैयार करोगे। विलयन और पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन विलयन आपका कंप्लीट हो चुका है, पृष्ठीय रसायन आपका चल रहा है, जो 15 जुलाई यानी परसों तक जितना भी पढ़ाया जाएगा 15 जुलाई तक आपका सिलेबस आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो अपन छठा कारक पढ़ने जा रहे हैं, दाब का प्रभाव। इसको सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दाब का प्रभाव स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। ताप स्थिर रखोगे और दाब बढ़ाओगे तो स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण भी क्या होता है? बढ़ता है। अतः अधिशोषण पर दाब का प्रभाव स्थिर ताप पर अधिशोषण समतापी द्वारा समझाया जाता है। दाब के प्रभाव को स्थिर ताप पर किसके द्वारा समझाया जाता है? अधिशोषण समतापी के द्वारा। अब अपन पढ़ेंगे कि दाब के प्रभाव को स्थिर ताप पर इसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो अधिशोषण समतापी क्या होता है? तो देखो बच्चों अपन पढ़ने जा रहे हैं अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी। देखो अधिशोषण समतापी क्या होता है? अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा को अक्स बटा एम से प्रदर्शित करते हैं। अधिशोषण ठोसों या द्रव्य की सतह, ठोसों की सतह पर द्रव्य या गैस के अणुओं का एकत्रित होना ही क्या कहलाया था? अधिशोषण। अब आप पढ़ रहे हो अधिशोषण समतापी, तो मैंने यहाँ पे एक चीज बोली है, अधिशोषण की मात्रा। और अधिशोषण की मात्रा क्या होती है? अक्स बटा एम। अभी मैं बताऊंगी कि अक्स क्या होता है और एम क्या होता है। अधिशोषण की मात्रा अक्स बटा एम व दाब के मध्य, दाब को किसे दर्शाते हैं? पी से। दाब के मध्य संबंध को ही क्या कहा जाता है? अधिशोषण समतापी। अधिशोषण की मात्रा अक्स बटा एम व दाब के मध्य संबंध को ही क्या कहा जाता है? अधिशोषण समतापी। यहाँ पे अक्स बटा एम आया है। अक्स तो अधिशोषे गैस के अणु है, अधिशोषे गैस के अणु, और एम किसकी मात्रा है? ठोसों की मात्रा। तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अक्स बराबर अधिशोषे गैस की मात्रा और एम बराबर ठोसों की मात्रा। एक्स बटा एम सम्मिलित रूप से क्या होता है? अधिशोषण की मात्रा। मैं मुझे क्लियर नहीं दिख रहा? आज तो क्लियर दिख रहा है निर्मल दरिया, केवल बस यहाँ से फोकस आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ।
तो देखो अधिशोषण की मात्रा अक्ष बटा एम व दाब के मध्य संबंध को ही क्या कहा जाता है? अधिशोषण समतापी। अक्ष गैसों की मात्रा है और एम किसकी मात्रा है? ठोसों की मात्रा। अक्ष बटा एम व दाब के मध्य संबंध को ग्राफ द्वारा समझाया जाता है। किसके द्वारा समझाया जाता है? ग्राफ के द्वारा। अधिशोषण समतापी को एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है फ्राइंडलिक। वैज्ञानिक फ्राइंडलिक था। वैज्ञानिक का नाम क्या था? फ्राइंडलिक, या तुम इसे फ्रेंडलिच भी बोल सकते हो। फ्रेंडलिच या फ्राइंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अधिशोषण समतापी का अध्ययन किया था या अधिशोषण समतापी के बारे में स्पष्ट किया था। अतः अधिशोषण समतापी को फ्राइंडलिक समतापी या फ्रेंडलिच समतापी वक्र भी कहा जाता है। इस वैज्ञानिक ने किसको समझाया था? अधिशोषण समतापी को। इसलिए अधिशोषण समतापी को फ्राइंडलिक समतापी वक्र या फ्रेंडलिच समतापी वक्र भी कहा जाता है। अब देखो इन दोनों के मध्य ग्राफ से इसको समझेंगे तो इन दोनों के मध्य ग्राफ कैसा आता है? ये तो आपके पास दाब हो गया और दाब को किसे दर्शाते हैं? पी से। ये अधिशोषण की मात्रा हो गई। अधिशोषण की मात्रा को आपने किससे दर्शाया? अक्ष बटा एम से। अब देखो प्रारंभ में अधिशोषण, दाब बढ़ाने पर प्रारंभ में अधिशोषण बढ़ता है। और देखो मैं यहाँ पे इसको स्थिर कर रही हूँ। ये यहाँ पे ये सीधी लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, PS है, जिसे संतृप्त दाब कहा जाता है। कौन सा दाब कहा जाता है? संतृप्त दाब। संतृप्त दाब को किसे दर्शाते हैं? PS से। तो देखो अक्ष बटा एम व दाब के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करने पर यह दर्शाता है कि प्रारंभ में दाब बढ़ाने पर अधिशोषण भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। PS दाब यानी संतृप्त दाब तक अधिशोषण अधिक होता है। इसे कौन सा दाब कहा जाता है? संतृप्त दाब कहा जाता है, क्योंकि इस दाब पर अधिशोषण व विशोषण की दर समान होती है। संतृप्त दाब पर अधिशोषण व विशोषण की दर क्या होती है? समान होती है। संतृप्त दाब से और अधिक दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है। इस दाब से और अधिक दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो यह ग्राफ यह बताता है कि प्रारंभ में दाब बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है और PS दाब पर अधिशोषण अधिक होता है। PS को संतृप्त दाब कहते हैं क्योंकि इस दाब पर अधिशोषण व विशोषण की दर क्या होती है? बराबर होती है। इस दाब से और अधिक दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। ये कौन सा वक्र है? अधिशोषण समतापी वक्र या फ्राइंडलिक वक्र या फ्रेंडलिच समतापी वक्र। अब देखो इसी समतापी वक्र को इस फ्रेंडलिच या फ्राइंडलिक नामक वैज्ञानिक ने गणितीय रूप में प्रदर्शित किया। और गणितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने 3 परिस्थितियां रखी, जिसमें पहली परिस्थिति है निम्न दाब। पहली परिस्थिति थी निम्न दाब पर। देखो निम्न दाब पर
जो अधिशोषण की मात्रा होती है, अधिशोषण की मात्रा को आपने किससे दर्शाया? अक्ष बटा एम से। तो निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा अक्ष बटा एम दाब के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? दाब के। तो देखो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, अक्स बटा एम बराबर क्या हो जाएगा? के पी, जहां पे के क्या है? स्थिरांक। ये समीकरण नंबर क्या है? 1 है। ये तो कौन सी परिस्थिति हो गई? निम्न दाब। तो निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा यानी अक्ष बटा एम किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती। तो अक्ष बटा एम समानुपाती पी, अक्ष बटा एम बराबर के पी, जहां के क्या है? स्थिरांक। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। अब देखो दूसरी परिस्थिति इन्होंने रखी उच्च दाब पर। दूसरी परिस्थिति इन्होंने रखी उच्च दाब पर। उच्च दाब पर जो अधिशोषण की मात्रा अक्ष बटा एम होती है, यह दाब की शून्य घात के समानुपाती होती है। अक्ष बटा एम उच्च दाब पर दाब की कौन सी घात के समानुपाती होती है? शून्य घात के समानुपाती होती है। तो समानुपाती को उठाओगे, अक्ष बटा एम बराबर के, और ये दाब की घात क्या है? शून्य है। दाब की घात शून्य बराबर कितना होता है? 1। तो अक्ष बटा एम बराबर के, ये समीकरण नंबर कौन सा है? 2 है। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 2। तीसरी परिस्थिति आती है मध्यम दाब पर। तीसरी परिस्थिति कौन सी है? मध्यम दाब पर। देखो मध्यम दाब पर क्या होता है? मध्यम दाब पर जो अधिशोषण की मात्रा अक्ष बटा एम होती है, वह दाब की घात 1 बटा एन के समानुपाती होती है। दाब की घात 1 बटा एन के क्या होती है? समानुपाती। तो देखो बच्चों, अक्ष बटा एम बराबर के पी 1 बटा एन। ठीक है, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर कौन सा दे दोगे? 3। अब समीकरण 3 का लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेने पर, या तुम इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हो, समीकरण 3 को log 10 से गुणा करने पर। लघु गुणक लेना, log 10 से गुणा करना एक ही बात है। तो log 10 से गुणा करने पर समीकरण 3 को किसे गुणा करोगे? log 10 से। तो log 10 से गुणा करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? log 10 अक्ष बटा एम बराबर log 10 के, और p की घात क्या है? 1 बटा एन। अब देखो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसको मिटाऊंगी नहीं क्योंकि दोबारा भी तो रिपीट करना है। log 10 अक्ष बटा एम बराबर log 10 के प्लस log 10 p, और p की घात क्या है? 1 बटा एन। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log 10 अक्ष बटा एम बराबर log 10 के प्लस 1 बटा एन, और log 10 p, घात को इधर ले आए। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 4। इस समीकरण नंबर 4 को फ्राइंडलिक समतापी समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? फ्राइंडलिक समतापी समीकरण या फ्रेंडलिच समतापी समीकरण। क्योंकि अधिशोषण समतापी को किसने समझाया है? फ्राइंडलिक ने या फ्रेंडलिच ने। इसलिए इस समीकरण का नाम अधिशोषण की जगह क्या बन गया?
फ्राइंड लिक समतापी समीकरण। ये आपका अधिशोषण को प्रभावित करने वाला छठा कारक है, दाब का प्रभाव। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अधिशोषण पर दाब के प्रभाव को स्थिर ताप पर अधिशोषण समतापी द्वारा समझाया जाता है। अब अधिशोषण समतापी क्या होता है? अधिशोषण की मात्रा अक्ष बटा एम व दाब के मध्य संबंध को अधिशोषण समतापी कहा जाता है। अक्ष गैस की मात्रा, एम ठोसों के अणुओं की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा अक्ष बटा एम व दाब के मध्य संबंध को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिशोषण समतापी को फ्रेंड लिच या फ्राइंड लिक नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था, अतः इसे फ्राइंड लिक या फ्रेंड लिच समतापी वक्र कहा जाता है। अधिशोषण की मात्रा अक्ष बटा एम व दाब के मध्य ग्राफ खींचने पर यह प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। पीएस दाब पर अधिशोषण अधिक होता है। पीएस को संतृप्त दाब कहते हैं, क्योंकि संतृप्त दाब पर अधिशोषण व विशोषण की दर क्या होती है? समान होती है। संतृप्त दाब से और अधिक दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अतः फ्रेंड लिच नामक वैज्ञानिक ने इसको गणितीय रूप में प्रदर्शित किया है, जिसने 3 परिस्थितियां रखी है। पहली परिस्थिति है निम्न दाब पर। निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होता है। अक्ष बटा एम बराबर के पी, जहां के स्थिरांक है। ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 1। दूसरी परिस्थिति उच्च दाब पर। उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा जो अक्ष बटा एम होती है, वह दाब की शून्य घात के समानुपाती होती है। दाब की शून्य घात बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो अक्ष बटा एम बराबर के, ये समीकरण नंबर क्या बन गया? 2। तीसरी परिस्थिति मध्यम दाब पर, देखो मैं तीर के निशान से बताते चल रही हूँ। अधिशोषण की मात्रा अक्ष बटा एम दाब की घात 1 बटा एन के समानुपाती होती है। तो अक्ष बटा एम बराबर क्या आ जाएगा? के पी 1 बटा एन। समीकरण नंबर 3 है। इस समीकरण का लघु गुणक लेने पर दोनों तरफ से या log 10 से गुणा करने पर log 10 x बटा एम बराबर log 10 के पी की घात 1 बटा एन। log 10 x बटा एम बराबर log 10 के प्लस log 10 पी की घात 1 बटा एन। log 10 x बटा एम बराबर log 10 के प्लस 1 बटा एन log 10 पी। इस समीकरण नंबर 4 को फ्राइंड लिक या फ्रेंड लिच समतापी समीकरण कहते हैं। ये आपका क्या कंप्लीट हो गया? दाब का प्रभाव। अब देखो समीकरण नंबर 4 का भी आप ग्राफ बनाने पर इस प्रकार ग्राफ आएगा आपके पास में। ये तो अधिशोषण की मात्रा log 10 अक्ष बटा एम है, ये log 10 पी है, और यहाँ पे हरीश कुमार क्लियर नहीं? फिर मेरे पास स्क्रीन साफ कैसे आ रही है, तुम्हें क्लियर कैसे नहीं दिख रहा है? मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
हाँ चेतना सही है। चलो अब तुम तो ग्राफ बनाओ x बटा m और p। ये देखो log 10 x बटा m और दाब p के मध्य ग्राफ है। ये अंतःखंड है और अंतःखंड क्या है, log 10 के। और ये ढाल है, ये थीटा कोण है और ढाल आप सबको पता है क्या है, 1 बटा m। ये फ्राइंड-लिक समतापी समीकरण का क्या है, ग्राफ है। तो ये आपका अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो गए, कंप्लीट। किसी बच्चे को दाब के प्रभाव में कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा क्लियर तो दिख रहा है, थोड़ा सा बस यहाँ पे फोकस आ रहा है और बाकी मेरे पास तो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। अब तुम्हारे पास कैसे नहीं आ रही पता नहीं। चलो आगे चलो फिर, बड़े बड़े लिखूं। चल निर्मल दरिया कितना बड़ा चश्मा तो लगा रखा है और फिर कह रहे हो बड़े बड़े लिखो, नहीं दिख रहा क्षितिज चोपड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब की बार थोड़े मोटे मोटे लिखने की कोशिश कर रही हूँ, देखे दिखे क्या। ठीक है चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। जो मैंने आपको मध्यम दाब बताया वो का वही है, केवल थोड़ी सी चेंजिंग है। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। तो देखो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। आपने जो मध्यम दाब पे अधिशोषण पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह, केवल एक वर्ड की चेंजिंग करनी है। जो क्या करनी है मैं आपको बताने जा रही हूँ। विलयन प्रावस्था में, अब दिख रहा है, चल कोई बात नहीं, इससे भी मोटे लिख दूंगी, तुम खुश तो मैं भी खुश। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण, विलयन प्रावस्था में भी अधिशोषण होता है। जैसे अशुद्ध शर्करा के विलयन में, अशुद्ध शर्करा के विलयन में जब जांतव्य चारकोल ढाला जाता है, अशुद्ध शर्करा के विलयन में क्या डाला जा रहा है, चारकोल डाला जा रहा है। तो विलयन में उपस्थित रंग के अणु, इस अशुद्ध शर्करा के विलयन में जो रंग के अणु है, विलयन में उपस्थित रंग के अणु इस चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं तथा जो शर्करा विलयन है वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। शर्करा विलयन कैसा हो जाता है, रंगहीन, क्योंकि इस विलयन में जो रंग के अणु थे वो किस पे अधिशोषित हो गए, चारकोल पे। अतः शर्करा विलयन कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। जैसे एसिटिक अम्ल के अणु CH3COOH किसका सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल के अणु चारकोल, या ऐसे बोल दो, एसिटिक अम्ल के विलयन में चारकोल डालने पर इस एसिटिक अम्ल के जो अणु हैं वो किस पे अधिशोषित हो जाते हैं, चारकोल पर। अतः एसिटिक अम्ल की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी कारण विलयन प्रावस्था में क्या संभव है, अधिशोषण। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है और दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। अतः विलयन प्रावस्था में अधिशोषण को भी फ्राइंड-लिक समतापी वक्र द्वारा समझाया जाता है। अंतर इतना सा है, वहां पे आपने दाब लिया था और यहाँ पे विलयन प्रावस्था में कर रहे हो,
तो दाब के स्थान पर क्या ले लोगे? सांद्रता। दाब के स्थान पर क्या ले लोगे? सांद्रता। वहां पर फ्राइंडलिक समतापी समीकरण जो अभी आपका 4 समीकरण आया था, दाब लिया था, और यहाँ पे दाब के स्थान पर क्या ले लोगे? सांद्रता, यानी सी विलयन की क्या है? सांद्रता। तो अभी आपने समीकरण 4 कैसे प्राप्त किया था? मध्यम दाब पे जो अधिशोषण की मात्रा अक्ष बटा एम थी, किसके समानुपाती थी? दाब की घात 1 बटा एन के। तो यहाँ पे दाब के स्थान पर किसका प्रयोग कर लोगे? सांद्रता का। बस इतनी सी चीज है, बाकी वो का वही समीकरण है। अक्ष बटा एम बराबर के सी 1 बटा एन, ये समीकरण नंबर आपका ए हो गया विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का। इसको लघु गुणक लेने पर या log 10 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? log 10 अक्ष बटा एम बराबर log 10 के, और ये c की घात क्या है? 1 बटा एन। क्योंकि विलयन प्रावस्था में अधिशोषण पढ़ रहे हो, इसलिए दाब का उपयोग नहीं करना, किसका उपयोग करना है? सी का, क्योंकि सी विलयन की क्या होती है? सांद्रता होती है। अब देखो बच्चों, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, log 10 x बटा m बराबर log 10 के प्लस log 10 c, और c की घात क्या है? 1 बटा n। log 10 x बटा m बराबर log 10 के प्लस 1 बटा n और log 10 c। ये आपका जो समीकरण आया है वह फ्राइंडलिक समतापी समीकरण है। किसके लिए? विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के लिए। तो दाब के प्रभाव में फ्राइंडलिक समतापी समीकरण और विलयन प्रावस्था में अधिशोषण में समतापी समीकरण में अंतर इतना ही है, वहां पे P यूज हो रहा था और यहाँ पे P के स्थान पर क्या यूज हो रहा है? C। ठीक है बच्चों, तो ये विलयन प्रावस्था में क्या होता है? अधिशोषण। वो का वही ग्राफ आएगा आपके पास में, ये तो log 10 अक्ष बटा m, और ये log 10 p की जगह क्या आ जाएगा? c। वो ही आपके पास ये अंतःखंड आ गया, और अंतःखंड क्या है? log 10 के, ये ढाल हो गई, ये थीटा कोण हो गया, और ढाल क्या है आपके पास? 1 बटा m। ये विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का क्या है? वक्र है। ये आपका विलयन प्रावस्था में अधिशोषण क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो विलयन प्रावस्था में भी अधिशोषण होता है। अशुद्ध शर्करा के विलयन में जब जान्तव्य चारकोल डाला जाता है तो विलयन